हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे वाच्य यानी कि वॉइस यानी कि वाच्य के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़रूरी नहीं भी लगता है स्टूडेंट लोगों को, जो कि जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग वॉइस, वाच्य का अर्थ होता है वॉइस इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में वाच्य। तो वाच्य बहुत लोग समझते नहीं हैं कि वाच्य होता क्या है, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो बोलते हैं वाच्य ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आज हम यहाँ पे वाच्य के बारे में ही जानेंगे। ये भी ग्रामर है हिंदी व्याकरण का, जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं वाच्य। तो स्टार्ट करते हैं। तो वाच्य यानी कि होता है वॉइस, ठीक है, आवाज़। तो हमारे हिंदी काव्य धारा में जितने भी मतलब व्याकरण है, जो कि इंग्लिश में आप लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे हिंदी में उसका वाक्य आ जाता है। तो हिंदी में ये जो वाच्य है, वाच्य भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से स्टूडेंट लोग वाच्य का नाम सुन के ही हट जाते हैं, क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आपको इसको रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान में रहने से हो गया। वाच्य यानी कि वॉइस सिर्फ समझना है और जानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आता है आज का हमारा वाच्य। ठीक है, वाच्य होता क्या है? तो देखिए, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती, बस आप समझिए। अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप इसमें से बना के लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए दिया है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ नहीं पाते तो मैंने यहाँ पे परिभाषा बोल के नहीं, जानने के लिए दिया है परिभाषा। आप इसमें से अगर एग्जाम में आए, मान लीजिए अगर सिर्फ वाच्य पूछे अगर 3 मार्क्स का, तो आप इसी में से बना के 2-3 लाइन का लिख सकते हैं, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर ये 5 मार्क्स का भी पूछे तो आप लोग इसका भी 5 मार्क्स का पूछे तो आप इसका भी 5 लाइन 6 लाइन करके लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 मार्क्स का ही पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिया के जिस रूप में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्रिया के जिस रूप में उसके विधान का विषय ज्ञात होता है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, ये इतना ही है जी, ये इतना ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने परिभाषा क्यों बोला जबकि एक लाइन में ही ख़त्म होता है। तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि 3 या 4 मार्क्स का आता है, और ये मैंने से आप लोगों को समझने के लिए सारा मैंने लिखा है। मैंने ये बोला भी कि मैंने समझने के लिए आप लोगों के लिए लिखा है। आप लोग इसको समझ लेंगे तो 3-4 लाइन का आराम से लिख सकते हैं, जो कि मार्क्स के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाच्य क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप में उसके विधान का विषय ज्ञात होता है, मतलब सब्जेक्ट, मतलब विषय जो मेन होता है, ठीक है, उसका ज्ञान होता है, उसे वाच्य कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, मतलब इसका अर्थ ये है कि क्रिया में अपना लिंग, ठीक है, क्रिया में अपना लिंग वचन या पुरुष नहीं होता। ठीक है, क्रिया के सर्वदा या तो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो क्रिया होती है, क्रिया यानी कि क्या होता है, कार्य, कर्ता, काम, तो उसमें मेन क्या होता है, काम करना। अगर मान लीजिए वहाँ पे तब आप लोग लिंग नहीं ढूंढते, वहाँ पे हम एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वहाँ पे हम ढूंढ नहीं सकते। अगर वहाँ पे लिंग है तो हम लिंग नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वाच्य, वहाँ पे क्रिया क्या होता है, क्रिया मेन होती है, क्रिया यानी कि कार्य। तो अगर मान लीजिए कि सीता गाना गा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग ये नहीं, लिंग नहीं ढूंढेंगे कि वो पुल्लिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, वो आप लोग नहीं ढूंढेंगे। सीता गाना गा रही है तो सीता क्या कर रही है, उसका कार्य क्या है, गाना। ठीक है, उसका कार्य क्या है, गाना गा रही है, तो उसका कार्य है गाना, मतलब वो जो मुंह से गा रही है गीत, तो वो मेन उसका कार्य होगा। तो वहाँ पे हम लोग लिंग नहीं ढूंढ सकते। वैसे ही क्रिया सर्वदा या तो कर्ता के लिंग पुरुष और के अनुसार होती है, या कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रिया ना कर्ता के लिंग वचन पुरुष के मुताबिक होती है, ना कर्म के लिंग के मुताबिक। ठीक है, वचन तथा पुरुष के अनुसार, बल्कि उसका विधान भाव के अनुसार होता है। इसके वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य यानी कि होता है वॉइस, और ये जो आवाज़ होती है इसी का मैंने पिछले वीडियो में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में बताया था कि हम लोग जब बोलते हैं तो बोलने के अर्थ में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग झलकता है। तो उसी पुल्लिंग स्त्रीलिंग को इस वाच्य में भी कहा गया है
कि बोलने से भी वो मतलब उसका विधान भाव बोलने के अनुसार जो भाव झलकता है उस भाव से भी होता है। ठीक है, तो वाच्य का अर्थ क्या है, क्रिया के जिस रूप में उसके विधान विषय का ज्ञात हो, मतलब वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य में उसका जो विषय है वो विधान का ज्ञात हो। ठीक है, अगर वो गाना गा रही है तो गाना उसका विधान है, वह गाना क्रिया है, और जो गा रही है गाना जो गा रही है गाना, गाना क्या हो गया, विधान। तो विषय क्या हो गया, गाना, गाना उसका विषय हो गया। उसी तरीके से भी बताया गया है कि उसका विषय प्रधान हो, वो जो कार्य कर रही है उसमें जो उसका विषय है वो विषय प्रधान ज्ञात होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाच्य। ठीक है, मैं आप लोगों को ना लिख के बता देती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्रिया के जिस रूप में विधान, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर सीता गाना गा रही है। ठीक है, सीता गाना गा रही है एग्जाम्पल के तौर पर, तो सीता क्या हो गया, यह क्रिया के जिस रूप में उसके विधान का विषय ज्ञात हो, विधान का विषय। ठीक है, तो जैसे कि सीता गाना गा रही है तो इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, सीता कार्य कर रही है तो इसमें कर्ता क्या है, गाना, तो सीता क्या कर रही है, गा रही है, तो कार्य क्या हो गया, उसका कार्य हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसका विषय प्रधान, तो विषय क्या है इसका, गाना, सीता विषय, तो इसका क्या है, गाना, तो गाना उसका विषय प्रधान हो जाता है, विषय ज्ञात होता है। तो हम लोग को सीता से गाना का विषय ज्ञात होता है कि वो गाना गा रही है। ठीक है, तो क्रिया का जिस रूप में उसके विधान का विषय ज्ञात होता है, मतलब वो जो कर रही है उसमें उसका जो वो जो कर रही है तो जो कार्य है वो कार्य जो विषय है जो प्रधान ज्ञात होता है। जैसे कि सीता गाना गा रही है तो सीता का जो गाना है वो विषय प्रधान होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। तो ये लिंग पुरुष के अनुसार बल्कि उसका विधान भाव के अनुसार होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, कि इसमें विषय प्रधान होता है, मैंने यहाँ पे समझा दिया है, विषय प्रधान होता है। और वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद है, 3 भेद है। पहले ये मैं मिटा देती हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्रिया के जिस रूप में उसका विषय प्रधान हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब विषय ज्ञात होता हो। ये भी आप लोगों को वाक्य में देखना है कि वो जो कर रही है वो ज्ञात, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर सीता गाना गा रही है बताया, तो सीता जो काम कर रही है वो भी ज्ञात हो रहा है कि वो गाना गा रही है, वो जो गाना गा रही है, तो जब वो गा रही है वो उसका कार्य हो गया, वो विषय हो गया, मतलब वो उसका कार्य हो गया कर्ता, और जो वो गा रही है गाना उसका विषय हो गया, वो विषय प्रधान भी हो गया। तो ज्ञात भी हो रहा है हम लोगों को कि हाँ वो गाना गा रही है, तो गाना उसका विशेष हो जाता है। ठीक है, गाना भी विशेष हो जाता है, तो उसी को हम लोग वाच्य बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ जाएंगे, वाच्य होता है। और ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि वाक्य लिंग में विशेषण में किस प्रकार से होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को समझने के लिए ये इतना बड़ा दिया है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका बस इतना ही है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सीता के बारे में बता दिया, ये बस आप लोगों को समझने के लिए दिया हुआ है कि क्रिया में, विशेषण में, ये सब कैसे, पर लिंग में, ये लिंग और विशेषण में, मतलब ये लिंग में और क्रिया में ही इसका पता चलता है वाच्य का। तो क्रिया और विशेषण के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है, विशेषण नहीं, सॉरी, बार बार मुँह से निकल रहा है, लिंग के बारे में दिया है, क्रिया और लिंग के बारे में दिया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। क्या क्या है, एक है कृत्यवाच्य, मतलब कर्तृत्ववाच्य, ठीक है, कर्तृत्ववाच्य, और दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो इसका मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, क्योंकि हिंदी पर कोई ध्यान नहीं देता है, जो कि हिंदी भी बहुत ज़रूरी है, हिंदी व्याकरण भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, तो ये पहला आ जाता है कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो पहले कर्तृत्ववाच्य देखते हैं। तो सबसे पहले कर्तृत्ववाच्य देखते हैं। कर्तृत्ववाच्य, इसमें क्रियाकर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार होती है, जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्रियाकर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार होती है, जैसे राम पढ़ता है, सीता दौड़ती है,
और लड़कियां दौड़ती है वे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बस लिंग और क्या क्रिया दिया हुआ है, लिंग और क्रिया। ठीक है, इसमें कोई दूसरा कुछ दिया हुआ नहीं है, विशेषण तो और कुछ दूसरा नहीं है, सिर्फ लिंग और क्रिया दिया हुआ है कि इसमें क्रिया कर्ता और लिंग वचन या पुरुष के अनुसार होती है। अगर कर्तृत्व वाच्य दिया जाए तो उसमें सिर्फ कर्ता होगा और क्या होगा, लिंग होगा, और दूसरा कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है, जो मेन है कार्य वो कार्य होगा मतलब क्रिया, और जो लिंग है यानी कि मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है वो जो लिंग होता है, तो क्रिया और लिंग ये दो ही मिलाकर ये बनता है, उसको हम लोग कर्तृत्व वाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रियाकर्ता के लिंग वचन या पुरुष के अनुसार होती है, जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, एक तो ये लिंग हो गया पुल्लिंग, और पढ़ता है उसका कार्य हो गया, तो राम पढ़ता है। सीता दौड़ती है, सीता क्या हो गया, सीता लिंग हो गया, स्त्रीलिंग, सीता लिंग में आती है, और दौड़ना क्या हो गया, उसका कार्य हो गया, तो सीता दौड़ती है, लड़कियां दौड़ती हैं, तो वैसे ही ये लिंग में आ जाता है स्त्रीलिंग, और ये दौड़ना क्रिया में आ जाता है। ठीक है, तो और वे पढ़ते हैं तो वे भी लिंग में आता है। ठीक है, तो और उसके बाद ये भाव से होता है, वे पढ़ते हैं, तो वे पढ़ते सारे स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, तो वे पढ़ते हैं तो इसमें क्रिया आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही होता है, इसमें बस लिंग और क्रिया है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम अभी दूसरा देखते हैं कि कर्मवाच्य क्या होता है। तो इसमें क्रिया के कर्म के लिंग, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिया के कर्म के लिंग वचन या पुरुष के अनुसार होती है। जैसे राम ने रोटी खाई, सीता ने गीत गाया। समझ में आ गया? इसमें क्रिया कर्म के लिंग वचन या पुरुष के अनुसार होती है, मतलब इसमें कार्य भी होता है लिंग के साथ। ठीक है, काम के साथ जो लिंग वो बना होता है, जैसे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो, वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य हो, और जो लिंग आता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो भी हो। ठीक है, और वचन या पुरुष के अनुसार होती है, मतलब जो वचन आता है यानी कि एक वचन बहुवचन वो पुरुष के अनुसार ही होता है। ठीक है, अगर पुरुष आ जाए तो वहाँ पे वचन बदला जाता है, ऐसे करके है। जैसे कि राम ने रोटी खाई, ठीक है, राधा ने गीत गाया, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य इसमें क्रिया ना कर्ता के अनुसार होगी और ना कर्म के अनुसार, मतलब इसमें ना कार्य मतलब कर्ता के अनुसार जो मेन है ना कार्य होगा, और ना ही कर्म कर्म के अनुसार। इसमें ना ही काम आता है और ना ही कर्म आता है, मतलब जो करता है जो करने वाला है ना वो आता है, और ना कर्म मतलब जो क्रिया है जो काम है ना वो आता है। तो इसमें क्रिया ना कर्ता के अनुसार होगी और ना ही कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार होगी। भाववाचक में भाव झलकता है तो भाव के अनुसार होगी। दूसरी शर्त ये है, यहाँ पे शर्त जी, यहाँ पे मतलब बहुत सारे विद्वानों का मत रहता है, तो इसी के अनुसार यहाँ पे शर्तें भी लागू होती हैं। तो दूसरी शर्त ये है कि इसमें क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी, मतलब पुल्लिंग में वो हमेशा एक वचन होगा और अन्य पुल्लिंग जो पुरुष है उसमें भी होगी। ठीक है, साथ ही वाच्य निषेधात्मक होंगे, जैसे मुझे दौड़ना नहीं जाता, मतलब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, इसमें नेगेटिव आते हैं। ठीक है, धूप में चला नहीं जाता, क्योंकि इसमें कार्य आता ही नहीं है, तो कार्य की जगह नहीं लगता है, तो वही है नहीं। ठीक है, इसमें भाव भी झलकता है, तो ये हो गया। और ये जो है तो वाच्य के तीन ही भेद है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और ये जो है द्रष्टव्य, ये मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि आप लोग बस इसको जान लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो नीचे का है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानने के लिए दिया है, समझ लीजिए। ठीक है, कि हिंदी में अंग्रेजी और संस्कृत की तरह वाच्य परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, ये परिवर्तन नहीं होता है, इसमें वाच्य परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कोई बात ही नहीं है। यदि राम ग्रंथ पढ़ता है कोई को, तो राम ग्रंथ पढ़ता है कोई, राम से ग्रंथ पढ़ा जाता है लिखता है, तो यह गलत है। ऐसा संस्कृत में संभव है, तो हमारे हिंदी काव्य धर्म में मतलब संभव नहीं है। और अंग्रेजी में हिंदी में संस्कृत की तरह वाच्य परिवर्तन नहीं होता है, ये बदला नहीं जाता है। ठीक है, ये परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये इस तरीके से आ जाता है भाववाच्य। ठीक है, कर्तृत्ववाच्य और भाववाच्य और आपका ये कर्मवाच्य, इसमें ये इस तरीके से आता है कि इसको बदला नहीं जाता, बल्कि इसमें बदलने वाली कोई बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसको बदल के दिखाओ, तो आप लोगों को उसी को समझा कर लिखना है कि ये बदला नहीं जाता है। तो याद रखिएगा कि वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने भेद है, वाच्य के 3 भेद है, क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाच्य, तो
वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप में उसके विधान विषय का ज्ञात होता है, उसमें मेन विषय का ज्ञात होता है, उसे वाच्य कहते हैं। वह वाच्य के 3 भेद दिए हुए हैं, कर्तृत्व वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, तो ये 3 इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे ये ख़त्म होता है, यहीं पे ये ख़त्म होता है। थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से पढ़िएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान में रखिएगा, ये बस मैंने दिया है आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर आप लोग यूट्यूब खोल के या कुछ खोल के बार बार स्क्रॉल कर करके देखो कि ये तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो मैंने ये समझने के लिए दे दिया है, ये इतना ही है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ और भी चाहिए हो हिंदी ग्रामर में या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।